नमस्कार दर्शकों। यकीनन युवा शक्ति में असीम संभावनाएं हैं, न केवल बेहतर करने की बल्कि बेहतरीनता के हर आयाम को हासिल करने की। वहीं यदि प्रोत्साहन युवा शक्ति को मिल जाए तो इनके गुण और ज़्यादा निखर कर आएंगे, सशक्त होंगे, संबल होंगे। इसी कड़ी को जानते हुए डीडी हिमाचल के विशेष कार्यक्रम उमंग में, जहां युवा शक्ति को उन युवाओं को प्रोत्साहन मिलता है जिन्होंने भविष्य में अपनी रणनीति न केवल बेहतरीन क्षेत्रों में आयाम हासिल करने के तौर पर देखते हैं, बल्कि अभी भी वर्तमान में वे बेहतर कार्य कर रहे हैं और अनेक जो युवा हैं उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। उमंग कार्यक्रम में आज जो विशेष अतिथि, युवा अतिथि आज कार्यक्रम में शामिल है, आज इनका नाम है जतिन। और जतिन पेशे से जहां स्पोर्ट्स में राष्ट्रीय स्तर पर 5 मर्तबा राज्य का जो है गौरवान्वित कर चुके हैं, वहीं आर्ट के क्षेत्र में भी ये प्रबलता से, उसी प्रमुखता से कार्य कर रहे हैं। तो सीधे जतिन का स्वागत करते हैं। जतिन, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जतिन, आपसे तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, जहां स्पोर्ट्स में भी आप रहे हैं और कला के क्षेत्र में भी बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, इन दोनों क्षेत्रों में जो समन्वय है वो कैसे आप बना पा रहे हैं? पहले तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम जतिन कुमार है। मैं बीकॉम 3rd ईयर का छात्र हूँ। मैं अपनी ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज संजौली से कर रहा हूँ। मैं एक टेबल टेनिस प्लेयर भी हूँ और साथ ही साथ मेरा आर्ट में भी बहुत इंटरेस्ट है। जो आप एक अपना बैलेंस बनाते हैं अपने आर्ट और जो भी आप साथ में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो आप डिपेंड करता है सारा आपके इंटरेस्ट पे। कितना आपका इंटरेस्ट है, कितना आप उस चीज़ को चाहते हैं, कितना आप उस पर टाइम देते हैं जी, तो वो सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती है जी। आज का विषय जहां हमारा है खेल और कला मिश्रित प्रतिभा। जी हाँ, दोनों कलाओं में आप मिश्रित तौर पर कार्य कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर आप हिमाचल को 5 मर्तबा टेबल टेनिस के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और कला के क्षेत्र में भी बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, कौन से आयु वर्ग में आपने इस खेल को खेलना शुरू किया था? मैंने अपना जो टेबल टेनिस जब खेलना स्टार्ट किया था वो 7th क्लास से स्टार्ट किया था और मैं अभी करंटली कॉलेज से भी अपने गवर्नमेंट कॉलेज संजौली को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जी। और मैंने फर्स्ट ईयर में गवर्नमेंट कॉलेज से इंटर कॉलेज खेला था, जो कि हम जीते थे जी। और उसके बाद सेकंड ईयर में भी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज संजौली को ही रिप्रेजेंट किया था इंटर कॉलेज में। उसमें भी हमने फाइनल खेला था जी, जो कि धर्मशाला के साथ हुआ था जी। आपसे जानना चाहेंगे, एक खिलाड़ी के तौर पर कैसी दिनचर्या रहती है? एक खिलाड़ी के तौर पर जो दिनचर्या है और एक साधारण जो छात्र है उसकी दिनचर्या में क्या अंतर पाते हैं? मैम, सबसे बड़ा डिफरेंस एक नॉर्मल स्टूडेंट और एक जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसमें यही रहता है कि मैम उसको सब कुछ मेंटेन करना है, अपनी स्टडीज़ से लेकर, अपने घर वालों के साथ टाइम से लेकर और अपने शेड्यूल को लेकर और अपनी फिटनेस को लेकर सब कुछ मेंटेन करना बहुत ही एक मुश्किल टास्क हो जाता है उसके लिए, क्योंकि आपको अपनी फिटनेस ध्यान देनी है, आपको अपनी डाइट को प्लान करना है कि सब कुछ क्या करना है, अगले दिन का शेड्यूल प्लान करना है, तो एक बहुत ही मुश्किल रूटीन हो जाता है। बट अगर आप एक टाइम मैनेजमेंट स्किल को सीख जाएं तो आप बहुत ही अच्छे से सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं जी। टाइम और मैनेजमेंट की बात की, टाइम मैनेजमेंट को अगर आप सीख पाए, कक्षा 7वीं के आप स्टूडेंट थे जब आपने टेबल टेनिस को खेलना शुरू किया और आप क्योंकि जहाँ पर स्कूल के बारे में भी आपके जानना चाहेंगे, केवी केंद्रीय विद्यालय जतोग से आप पढ़े हैं और कहाँ इसका जो टूटू में ये आता है, और आईजी कॉम्प्लेक्स शिमला में आप अपनी जो है सीख रहे थे स्पोर्ट्स को। डिस्टेंस को जानना चाहेंगे, प्रक्रिया बहुत गहरी रहती है और एक स्पोर्ट्स पर एक चार्म भी रहता है कि नहीं अब हमने सीखना है तो जाना है। वो टाइमिंग स्पोर्ट्स सीखने का क्या रहता था और किस हिसाब से उन पूरे डिस्टेंस को आप मेंटेन करते थे? पहले तो मैम हमारी 2:40 स्कूल से छुट्टी होती थी, तो मैं क्योंकि बहुत दूर से आता था, जतोग से अप्रॉक्स इंदिरा गांधी कॉम्प्लेक्स का जो डिस्टेंस है इट इज़ अबाउट 9 किलोमीटर्स, तो मैं बहुत ही मुश्किल वो टाइम था जब इतना सफ़र करना पड़ता था जी।
अराउंड 1 घंटा लग जाता था वहाँ से आने में, तो वो एक बहुत ही मुश्किल टाइम था। बट अगर आपको इंटरेस्ट है उस चीज़ में और अगर आपको खेलना है तो मैम वो सब चीज़ें आपके माइंड में बहुत कम आती है। वो बाद में जाके जब आप एक चीज़ पे पहुंच जाते हो कि तो फिर बाद में थोड़ा सा लगता है कि हाँ एक टाइम था। जी यस मैम। जी, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे चेन्नई में 2 मरतबा आप खेल चुके हैं राष्ट्रीय स्तर पर। उन 3 जगहों का भी जिक्र आपसे जानना चाहेंगे जहाँ पे आपने हिमाचल का प्रतिनिधित्व किया है। मैम मैंने 5 नेशनल्स खेले हैं जी। 2 बार चेन्नई में, 2 जी। उड़ीसा में, 1 दिल्ली में। जी। यस मैम। किस तरीके का अनुभव था? मैम एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। बट अगर कंपेयर किया जाए हिमाचल को, या जो हिमाचल में फैसिलिटीज़ है, रिसोर्सेज है, अपॉर्चुनिटीज़ है, मैम वो बहुत ही कम लेवल पर है। मैम हमको एक प्रॉपर ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा, तभी यहाँ से प्लेयर्स जो है वो निकलेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, रिसोर्सेज की बहुत कमी है। किसी को अगर खेलना है या अच्छे से खेलना है तो एक अच्छे रिसोर्स प्रोवाइड नहीं करा पा रही गवर्नमेंट। बट कुछ लास्ट 1 to 2 ईयर्स में हम देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट है। जी। और मैम काफ़ी ज़्यादा जो प्लेयर्स है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी परफॉर्म कर रहे हैं हिमाचल से। जी। yes, आपके यहाँ पे मेडल्स भी हैं, आपके ट्रॉफीज़ हैं, इनके बारे में भी बताएं। कहाँ और किस लेवल पे आपको ये ट्रॉफीज़ मिली है? मैम पहली तो मैम मेरी ट्रॉफ़ी एक इंटर स्कूल की है, जिसमें मैं सब जूनियर कैटेगरीज़ में रनर अप था। उसके बाद मैम 2 ट्रॉफीज़ मेरी डिस्ट्रिक्ट की है, जिसमें मैं एक बार यूथ में और सब जूनियर कैटेगरी में 3rd पोजीशन पे था। और मैम एक मेरी विनर की ट्रॉफ़ी है। जी। यस मैम। जी। यूथ कैटेगरी में। जी। यस मैम। जहाँ स्पोर्ट्स से आप जुड़े, उतनी ही मेहनत से आर्ट में भी आपका रुझान बना है। जहाँ गेटी थिएटर में आपकी आर्ट से जुड़ी जो है प्रदर्शनी वो लगाई गई है, राजधानी शिमला का प्रसिद्ध गेटी थिएटर। इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। मैम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपको आर्ट की फील्ड में, जब तक आप अपनी आर्ट की फील्ड में अपने आर्ट वर्क को, अपने आर्ट के स्टाइल को नहीं पहचानोगे, आप कभी भी अलग नहीं हो पाओगे। मैम जिस टाइम पे आप अपने आर्ट वर्क के स्टाइल को समझ गए, उस टाइम पे आप अलग हो जाओगे और तभी आपको एक इम्पोर्टेंस, एक अटेंशन मिलेगी जी। जो आपके आर्ट वर्क को एक बहुत ही अलग लेवल पे ले जाएगी। जी। तो मैम मेरा आर्ट वर्क थोड़ा पोर्ट्रेट के उसमें था, बट मैंने कहीं से कुछ जैसे सीखा नहीं है जी। देख के ही। तो वो चीज़ एक मुझे मतलब पर्सनली उस चीज़ ने बहुत हेल्प किया और वही चीज़ मुझे एग्जीबिशन तक भी ले गई। जी। जतिन, बहुत मुश्किल है अपने हुनर को पहचानना, अपने गुण को पहचानना और उस पर काम भी करना और उसमें सफलता भी प्राप्त करना। आप इन सभी चीज़ों को प्राप्त भी कर चुके हैं और भविष्य के लिए हमारी ढेरों शुभकामनाएं तो बनी ही है, लेकिन उस प्रक्रिया को जानना चाहेंगे। आपके कला के क्षेत्र को किसने जाना, किसने उसे पंख दिए कि हाँ तुम इसमें अच्छा काम करो और आगे बढ़ो, तो ये भी हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैम मेरे खुद के फादर इस फील्ड में है थोड़ा बहुत। मैम वो एनिमेशन वगैरह करते हैं और जिन सर से उन्होंने गाइडेंस ली थी, उन्होंने सीखा। सबसे पहले तो मैम मेरे फादर और उन सर ने ही देखा कि कुछ कर रहा है जी। तो आगे देखा जाए इसी फील्ड में। जी। तो मैं भी जैसे मैंने बताया कि मैं करंटली बीकॉम 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ, बट आफ्टर ग्रेजुएशन मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं अपनी मास्टर्स और इन विजुअल आर्ट्स करूँ चंडीगढ़ से। जी। और इसी फील्ड में मैं आगे करूँ और उसमें मैं साथ ही साथ फ्यूचर प्लानिंग के लिए ग्राफिक डिज़ाइन भी कर रहा हूँ और मोशन ग्राफिक्स पे भी काम कर रहा हूँ। जी। आर्ट कला के बारे में जानना चाहेंगे, इंटरेस्ट के बारे में जानना चाहेंगे। रुझान कब विकसित हुआ, कब आप में ये समझ आई कि हाँ ये क्षेत्र मुझे शांति देता है, मुझे इस क्षेत्र से जुड़ना चाहिए? और कौन सी वो आयु थी जिसमें आपने सबसे पहले अपनी स्केचिंग की थी? हमारे दर्शकों को भी बताएं। मैम आयु तो मुझे याद नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि मैं 3rd क्लास से ये स्केचिंग और ड्राइंग करता आ रहा हूँ जी। और ये 10th क्लास तक जो है 8th क्लास तक ये स्केचिंग और ड्राइंग मैं कर रहा था। उसके बाद मैं स्पोर्ट्स में बहुत इन्वॉल्व हो गया था जी। और 8th के बाद जब लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन में सबसे पहले मैंने लॉकडाउन के बाद स्केचिंग दोबारा स्टार्ट की। जिस स्टेज पे मैं अभी हूँ मैम, उस पर सबसे ज़्यादा मेरे लिए तो पर्सनली हेल्प लॉकडाउन ने की है,
जी लॉकडाउन मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा है, जी क्योंकि उसी की वजह से आज मैं इतने सारे अपने बारे में आर्ट स्टाइल्स वो कर डेवलप कर चुका हूँ, जिस जी। वजह से मैं इस लेवल पे पहुँच गया हूँ। जी यस लॉकडाउन जहाँ पर वैश्विक महामारी कोरोना का समय रहा, बहुत ही परेशानियों भरा रहा, वहाँ पे उम्दा चीज़ें निखर कर भी आई, जहाँ आपको अपने हुनर को पंख मिले, कला को आपने विकसित किया। यहाँ पर लॉकडाउन में आपने कौन सी ऐसी अपनी आर्ट स्केचिंग के माध्यम से की, उसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। सबसे पहले मैंने लॉकडाउन के बाद एक जोकर का स्केच बनाया था, जी क्योंकि उस टाइम पे लेटेस्ट एक जोकर जो है काफ़ी फेमस था, तो मुझे पर्सनल इंटरेस्ट था, तो मैंने ये स्केच लॉकडाउन में काफ़ी गैप के बाद बनाया था। मतलब लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ तो उस टाइम मैं 11th क्लास में था जी तो मैम ये गैप था कुछ 4 इयर्स का, तो मैंने 4 साल बाद ये स्केच बनाया था जी जोकर का। अच्छा जी आप इंस्पायर्ड किन से रहे हैं, ये भी हम जानना चाहेंगे। मैम मेरे जो फादर है मैम, उनके ही टीचर है यशवंत कुमार शर्मा जी वो अभी करंटली हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल आर्ट्स में 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन और मोशन ग्राफिक्स सिखाते हैं। जी सबसे पहले मैं उनसे ही इंस्पायर हुआ था कि जी वो बहुत ही एक अलग तरह का आर्ट स्टाइल करते थे जी और मैम मुझे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, जी तो मैम वो एक और मैम वही मेरी इंस्पिरेशन भी थे जी कि मुझे ये आर्ट स्टाइल करना है या ये आर्ट स्टाइल करना है, वो करना है। यस मैम। जी कोविड के बाद तो कंटिन्यूटी में आप इस कला से जुड़े रहे, स्केचिंग करते रहे। हमने आपके स्केचेस को देखा था, उसमें यूरोप का भी जिक्र हुआ था, उसके बारे में भी ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। मैम जैसे कि मेरा एक इंस्टाग्राम पे पेज भी है, तो मैं एक यूरोप की आर्टिस्ट थी, तो उन्होंने एक ग्राफिक डिज़ाइन किया था। मैंने उस ग्राफिक डिज़ाइन को पहले थोड़ा समझा, मेरा थोड़ा मैम इंटरेस्ट डार्क आर्ट में है, तो मैंने उसे पेपर पे उतारा, मैंने उसका एक प्रॉपर स्केच किया, तो वो एक बहुत ही अच्छा मैम वो एक अटेंशन मिली उस चीज़ को। जब मेरी एग्जीबिशन लगी तो सबसे पहले उसी स्केच पे सबसे पहले सबका ध्यान गया था, तो और उस इसमें मैम जब मैंने ये स्केच किया था तो उस यूरोप आर्टिस्ट से मैम मेरी बात भी हुई थी और एक वो बहुत ही अच्छा एक टैटू डिज़ाइन भी बन गया था बाद में। जी यस जो आपका आर्ट है, स्केचिंग का है, इसमें कुछ टेक्निक्स भी रहती है, वो टेक्निक्स क्या है हमारे दर्शकों को भी बताएं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में क्या इस आर्ट के प्रति जो समझ है या फिर जागरूकता है वो किस तरीके से है, क्या इस आर्ट इस फॉर्म को लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि क्योंकि देखा जा रहा है कि आम जनमानस में उतना इसमें इस बारे में जागरूकता नहीं है, तो आप बताएं कि इसकी जो टेक्निक्स हैं वो कैसी रहती है। यस मैम, आम जनता में तो मैम स्केचिंग का मतलब एक नॉर्मल ड्राइंग हो जाता है कि नॉर्मल ड्राइंग करना, बट ऐसा नहीं है। स्केचिंग में, पेंटिंग में, आप किसी भी फील्ड में देख लो, बहुत सारी अलग टेक्निक्स यूज़ होती है एक आर्ट स्टाइल को डेवलप करने में जी, जिसमें बहुत ही ज़्यादा हमारी स्केचिंग में देखा जाए तो एक बहुत ही स्मजिंग, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, मैम ये सारी टेक्निक्स यूज़ करके हम एक बहुत अच्छा आर्ट वर्क बनाते हैं। और मैम अगर पेंटिंग में देखा जाए तो उसमें भी मैम बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, जहाँ पे आप सीनरी ड्रॉ करते हैं उसमें एक अलग फॉर्म होता है, उसमें एक अलग स्टाइल होता है, और मैम वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वर्क जिसमें आप अलग स्टाइल और मैम सब कुछ यूज़ करते हैं। हिमाचल राज्य संस्कृति से भरपूर है, क्या आपकी स्केचिंग में ऐसा कुछ स्केच आपने किया है जो हिमाचल की कला को दर्शाए? यस मैम, मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट किन्नौर के कल्चर में है, क्योंकि वहाँ का मैम एक बहुत ही रिच कल्चर है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने 2 स्केचेस बनाए थे। एक जो किन्नौर के जो मैरिज में जब वहाँ पे जो ब्राइड होती है तो उसका एक जो प्रॉपर कॉस्ट्यूम होता है वो बहुत ही एक रिच तरीके से होता है। तो मैम उसमें मैम 2 स्केच बनाए थे, और मैम वहाँ के जो ओल्ड पीपल होते हैं मैम उनका जो एक पहनावा है किन्नौर का वो बहुत ही अलग है मैम पूरे हिमाचल में। जी यस मैम। जी, आपसे जानना चाहेंगे, पेंटिंग और स्केचिंग में भिन्नता बहुत ज़्यादा है, उसकी बारीकियों को जानना चाहेंगे। हम आपसे बात कर रहे थे, हमने ये भी समझा कि जो इसकी पेंसिल है वो बहुत ही रिच अमाउंट की होती है, तो आप कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि इसकी जो बारीकियाँ हैं वो किस तरीके से हैं। मैम अगर नॉर्मल एक
आम इंसान देखिए तो उसके लिए तो पेंसिल 7 रुपए में भी मिल जाती है, जी। जो कि कोई सब लोग एक परचेज कर सकते हैं। जी। बट अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं तो मैम आपको मिनिमम कम से कम मैम 800 से लेकर पेंसिल स्टार्ट मैम इतना रेंज होता है कि जो प्रोफेशनल पेंसिल्स आप यूज़ कर सकते हो या जो आपको यूज़ करनी ही चाहिए और करनी ही पड़ेगी। जी। अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल पे स्केचिंग कर रहे हो जी। तो आपको इतनी अमाउंट की पेंसिल्स लेनी ही पड़ेगी, जो जी। कि देखा जाता है क्योंकि जो नॉर्मल पेंसिल होती है वो ग्रेफाइट बहुत ही चीप क्वालिटी का होता है, जी। जो हम नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड जो स्केचिंग के लिए हम यूज़ करते हैं वो इंडिया में मटेरियल बनता ही नहीं है, वो बाहर बनता है। जी। यस मैम। जी। इस आर्ट फॉर्म के लिए इंस्पिरेशन जानना चाहेंगे आपकी कि यही इसी आर्ट फॉर्म को आपने क्यों चुना? मैम मैं पर्सनली जैसे पोर्ट्रेट ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैम मुझे डिटेल में काम करना बहुत अच्छा लगता है। मैम मुझे एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा चाहिए। मैम मेरे को परफेक्ट रिज़ल्ट अच्छा लगता है, तो मैम जी। इसीलिए मैं पोर्ट्रेट पे ज़्यादा काम करता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स होती है। जी। यस मैम। जी। हम यही समझ पा रहे हैं कि युवा प्रतिभा जतिन जहां हमारे साथ शामिल हैं, स्पोर्ट्स में बेहतरीन ये रहे हैं और आर्ट में भी बेहतर कार्य कर रहे हैं, और जहां खेल और कला की मिश्रित प्रतिभा हमारा आज का विषय है, और जतिन के अनुरूप ही ये जो विषय है ये कार्य कर रहा है। जतिन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अब हमारे दर्शकों को बहुत हैरानी होगी, बीकॉम कॉमर्स के आप स्टूडेंट हैं। Yes, तीसरी और चीज़ निखर कर सामने आ रही है कि शिक्षा के साथ, अपनी स्टडी के साथ इन दोनों सब्जेक्ट्स को कैसे मेंटेन करते हैं, और जो शिक्षा है, जो आपकी स्टडी है, उसको भी आपको मेंटेन करके चलना है, उसमें भी आपको पारंगत होना है, आपको उसमें भी उम्दा तरीके से कार्य करना है, मेंटेन्ड होकर कार्य करना है। नहीं तो ऐसा होता है कि चीज़ें आपकी एक साथ चली हैं तो बराबर में है, पर तीनों ही चीज़ें अलग है। तो कैसे इन सब चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं? मैम मुझे पर्सनली कॉमर्स मैम मेरा पहले से ही डिसाइड था, अराउंड 8th क्लास से ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे कॉमर्स ही करना है, चाहे कॉमर्स ही लाइन में जाना है, क्योंकि मेरा अकाउंट्स काफ़ी अच्छा था और मुझे इंटरेस्ट भी है मैम कैलकुलेशंस वगैरह में। जी। यस मैम। तो और मैम बाकी स्पोर्ट्स तो मैम मैं अपना फिज़िकल फिट मैम रहना, तो उसी के लिए मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया था। और मैम एक आर्ट मैम एक मेंटल पीस और मैम आपके थॉट्स को सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस करने के लिए इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ और कोई नहीं हो सकती। जी। तो मैम जितना आपको अपनी चीज़ों से, अपने काम से जितना ज़्यादा प्यार है, आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट और उस काम से प्यार है। जी। युवा प्रतिभा के अनुरूप जो कार्य हम समझ पा रहे हैं वो यही है कि युवा सशक्त है, संबल है, और अपनी दिनचर्या के प्रति, अपने समय की अनुपालना के प्रति भी वो समय निकाल ही लेता है, अपने कार्यों के प्रति जिसमें उन्हें इंटरेस्ट है। और शायद यही एक कारण भी है कि जतिन सफलताओं को हासिल कर पा रहे हैं। जतिन, आपसे आगामी भविष्य की रणनीति भी जानना चाहेंगे। आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या क्या है, इस ओर भी हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि बहुत सारे युवा हैं जो आपसे प्रभावित हो रहे हैं, आपकी तरह कार्य करना चाहते हैं, और आप प्रतिभाशाली तो है ही हैं, साथ ही आपको सहयोग भी प्राप्त हुआ है। आपकी प्रतिभा को आपके अभिभावकों ने जाना और आपके सहयोग को प्राप्ति हुई, वहाँ पे आपकी एग्जीबिशन भी लगी, स्पोर्ट्स में भी आप अच्छे रहे। भविष्य की क्या क्या योजनाएं हैं, फ्यूचर प्लानिंग करियर वाइज क्या क्या है? मैम फ्यूचर प्लानिंग आप तभी कर सकते हैं जब आपको एक टाइम के बाद रियलाइज़ हो जाए कि आपको यही करना है और आपकी स्किल्स इसी में इम्प्रूव हो रही है, आपको इसी काम में खुशी मिल रही है। जब तक आपको अपने काम में खुशी नहीं मिलेगी तो मैम आप कभी भी आप फ्यूचर प्लान नहीं कर सकते। मैं अभी 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ, बीकॉम कर रहा हूँ, बट मुझे पर्सनली इस काम में इस पढ़ाई में इतनी वो खुशी नहीं मिलती। बट जब मैं आर्ट कर रहा हूँ और ये ग्राफिक डिज़ाइन भी मैं कर रहा हूँ, और तो मैम उससे मैं फ्यूचर प्लान कर पा रहा हूँ कि मुझे इसी चीज़ में करना है। जैसे जैसे आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी, आपका काम निखरेगा, तो मैम आप तभी फ्यूचर प्लान कर सकते हो। जी। तो भविष्य में मास्टर्स के लिए क्या योजनाएं हैं? मैम मास्टर्स मैं सोच रहा हूँ कि मैं चंडीगढ़ नीरज आर्ट कॉलेज से मास्टर इन विजुअल आर्ट्स करूँ, साथ ही साथ मैं 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन और मोशन ग्राफिक्स पे काम करूँ। जी। यस मैम।
जतिन, एक कलाकार को समझना बेहद संजीदा हो जाता है। एक कलाकार को समझने के लिए शायद कला का माध्यम ही लेना पड़ता है। आपकी जो पेंटिंग्स हैं, आपकी जो स्केचेस हैं, उसके माध्यम से ही हम समझ पाएंगे कि एक कलाकार, हालांकि कलाकार में जो ये क्रिएटिविटी है, जो सोचने की जो विचार है, वो कैसे पनपते हैं। आप कलाकार हैं, आपके माध्यम से हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कैसे वो विचार आते हैं, किस हिसाब से आप कार्य करना शुरू करते हैं, और पेंटिंग में जो आपकी स्केचिंग है वो कितना टाइम लेती है, एक स्केचिंग आपके लिए कितना टाइम ले लेगी? सबसे पहले तो मैम जो आपके आइडियाज़ है मैम, जितना आप एक्सप्लोर करोगे, जितना आप घूमोगे, जितना आप लोगों के साथ रहोगे, बातचीत करोगे, जितना आप देखोगे, जितना विजुलाइज करोगे, उतना ही आपका माइंड क्रिएटिव होगा जी। और मैम जहाँ तक आपने बात की कि कितना टाइम लग जाता है, जी। मैम वो डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे रहे हो, आपको कितना रियलिस्टिक उस स्केच को या उस पेंटिंग को बनाना है। जी। तो मैम वो उस पर डिपेंड करता है। मैं पर्सनली अपने काम को परफेक्ट देखना चाहता हूँ एंड में, तो मैं जितने से ज़्यादा टाइम हो सकता है मैं उतना ज़्यादा टाइम उस स्केच पे इन्वेस्ट करता हूँ। जी। जतिन, आपकी स्केचिंग में मिनिमम टाइम कौन सी जो स्केचिंग के लिए लगा है, और मैक्सिमम टाइम आपने कितना और कौन सी वाली स्केच के लिए लिया है? मैंने मैक्सिमम जो टाइम था वो एक किन्नौर की जो एक ओल्ड लेडी का मैंने स्केच बनाया था मैम, उसमें मेरे को अराउंड 28 to 30 आवर्स अप्रॉक्स लग गए थे। और मैंने डार्क आर्ट जो स्केच बनाया था जो कि शिव जी का था जी। यस मैम, उसमें मुझे अराउंड 25 मिनट्स लगे, 25 to 30 मिनट्स लगे थे। जी। यस मैम। जी। जतिन, हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि जहाँ पर स्पिरिचुअली भी आज का युवा है वो कला के माध्यम से खुद को पिरो रहा है, खुद को सजगता दे रहा है, वहीं कला आपके अनुरूप कार्य भी कर रही है। भविष्य के लिए भी आपकी बेहतरीन योजनाएं हैं। स्पोर्ट्स में आपने उम्दा कार्य किया है, स्पोर्ट्स में आप बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। स्पोर्ट्स के प्रति आपकी आगामी योजनाएं क्या हैं, ये भी जानना चाहेंगे। कला के क्षेत्र में तो योजनाएं जो हैं वो हम समझ ही चुके हैं, स्पोर्ट्स को कैसे आंकते हैं और चुनौतियों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी कैसे देखते हैं? आज का युवा किन किन चुनौतियों को झेल रहा है? अगर आप उनकी आवाज़ बन पाए तो ये दूरदर्शन का सौभाग्य होगा। आज के युवाओं के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं? सबसे पहले स्पोर्ट्स को लेके तो मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि मुझे इस गेम से जुड़े रहना है, मैं जब तक जुड़ सकता हूँ, और मुझे फिट रहना है इस गेम में जुड़ के जी। क्योंकि ये वर्ल्ड की सेकंड फास्टेस्ट गेम है जिसमें आपका रिएक्शन टाइम जो है जो 0.2 सेकेंड या 0.3 सेकेंड्स का रहता है जी। जो कि एक बहुत ही कम टाइम में हम सोच भी नहीं सकते। तो मैम ये जो टेबल टेनिस गेम है वो आपका माइंड अलर्ट भी रखता है जी। यस मैम। और जो फ्यूचर प्लान्स हैं मेरे स्पोर्ट्स को लेके कि मैम मुझे इससे जुड़े रहना है जी। यूथ के लिए आज का यूथ किन चुनौतियों का सामना कर रहा है? फिलहाल तो मैम यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यूथ अंडर प्रेशर है जी। मैम, बहुत ही ज़्यादा अंडर प्रेशर है यूथ, क्योंकि स्कूल से निकलने के बाद मैम आपके पास बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें आ जाती है जो आपका माइंड डाइवर्ट कर सकती है, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है नशा और ड्रग्स मैम, ये सब चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा डाइवर्ट कर सकती है। और स्टूडेंट इस चीज़ में तभी जाता है जब वो अंडर प्रेशर होता है, क्योंकि मैम किसी में भी पेशेंस नहीं है आज के टाइम में, और दूसरा इंसान उस चीज़ को समझने में बहुत टाइम लगा चुका होता है जब तक आप जो यूथ है वो उस चीज़ में पूरा घुस चुका होता है। जी। जतिन, आज कार्यक्रम में आप शामिल हुए, आपसे बातचीत कर हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमारे युवा वर्ग को भी बेहद अच्छा लगा होगा और वो संदेश भी प्राप्त कर रहे होंगे। और ये सारी चीज़ें जहां नशे की गर्त पर युवा धंसता जा रहा है, वहीं विल पावर, जतिन का कहना है कि विल पावर से आप हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। जतिन, आज आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। दर्शकों, जहाँ युवा शक्ति में संबलता और सशक्ता है अपने गुणों को निखारने की, तो वहीं अपने कार्यों के प्रति वो सुचारू रूप से आशावान भी है, भविष्य के प्रति चिंतित भी है, और सभ्यता समाज के प्रति जो उसका दृष्टिकोण है वो बिल्कुल स्पष्ट है। आज के उमंग कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है आज के कार्यक्रम से आप, जहां आज युवा जो हमारे अतिथि हैं उससे प्रभावित रहे होंगे। किसी और अंक में, किसी और कार्यक्रम में आपसे पुनः भेंट होगी। आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार।